अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। प्रतीक जी, ये मार्केट ने काफ़ी कुछ सहा है पिछले 3-4 महीनों में, लेकिन एक रेजिलियंस दिखाई है मार्केट ने। हालांकि ऑब्वियसली अंडर परफॉर्म किया हमने। इस समय आपका ब्रॉडर व्यू क्या है मार्केट पर? क्या मार्केट तैयार है एक बड़ी रैली के लिए? अभी कुछ समय तक हमें इसी तरीके से एक रेंज बाउंड मार्केट में ही झूलना होगा? जो भी मैं कहूंगा उसमें बस एक ही कंडीशन है कि जो भी तेल के भाव हैं वो 10, 15, 20 दिन में ठीक हो जाए, हॉर्मोज खुल जाए और जिसको कहते हैं तेल और गैस की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाए। विद दैट आप देखो तो अभी तक काफी सारी हेडविंड्स आई बाजार के लिए एंड मार्केट हैज सस्टेन्ड द लेवल। तो जिसको हम कहते हैं कि बैड न्यूज आ रही है और फिर भी अगर मार्केट अपना लेवल सस्टेन कर रहा है तो उसका मतलब है कि देयर इज अ लॉट इन द प्राइस और ये कि वैल्यूएशन में कंफर्ट आ गया है। हम अपने आप को भी देखें तो भी, क्योंकि 1.5 साल से मार्केट कहीं गई नहीं है और बीच में अर्निंग्स इंप्रूव हुई हैं। अगर हम रिलेटिव देखें तो 10 सालों में हमारा जो भी प्रीमियम है वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स वो शायद लोएस्ट लेवल पे है। तो मार्केट कह रहा है कि वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत है, इससे नीचे जाने का मूड नहीं है। दैट्स द काइंड ऑफ मैसेज इट इज गिविंग। अब इसमें अगर जो आज के दिन हेडविंड है, नो डिसरप्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स, लेट्स से इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, हाई क्रूड प्राइसेस, गैस बीइंग लेस अवेलेबल, अगर वो सॉर्ट आउट हो जाती है तो एक अच्छी अपटेक आने की अच्छी गुंजाइश है। इसको थोड़ा सा नंबर से भी बताता हूँ। अगर लास्ट ईयर 8% की अर्निंग्स ग्रोथ हुई थी और मार्केट नीचे थी, और इस साल भी मार्केट कहीं गई नहीं है एंड इस साल वापस आप 10 से 15-16% की अर्निंग ग्रोथ तो इंडेक्स पे देख रहे हो। तो अगर हम सोचते हैं कि मार्केट फॉलोज अर्निंग्स ग्रोथ, तो जो अगला पीरियड है उसमें देयर इज समथिंग टू मेक अप फ्रॉम द पास्ट। तो लॉन्ग पीरियड हमारे मार्केट की कंपाउंडिंग 12% के आसपास रही है। ये जो अगला पीरियड है उसमें चूंकि पिछले पीरियड में कुछ नहीं हुआ, कुछ हद तक देयर इज सम कैच अप टू डू। बाकी मार्केट क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो एफपीआई के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसा मैंने कहा वहां पे भी हमारी वैल्यूएशन अब अच्छी हो गई है, पर आज के दिन उनकी ट्रेड अलग है। मतलब अगर वो वहां पे एआई के लिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ एआई है ही नहीं, तो पूरा उनको देख के प्रेरित होना भी शायद गलत होगा। पर आई थिंक फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन डूइंग देयर इज अ बेटर आउटलुक गोइंग फॉरवर्ड। ओके, अच्छा, एक क्लियर कट जो मार्केट ने डाइवर्जेंस देखी है, रेट सेंसिटिव्स में काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस आई है पिछले 3 महीनों में, चाहे एनबीएफसीज हों, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, और ऑब्वियसली एक मैक्रो रिस्क है यहाँ पर। लेकिन क्या एक अपॉर्चुनिटी है ये इन स्टॉक्स में थोड़ा सा लोअर लेवल पर ऐड करने के लिए? थोड़ा सा हमारा ध्यान इस पे अलग है। जो जिन क्षेत्र जैसे कि बड़े बैंक, बड़ी आईटी, ये पुराने जमाने के हाईएस्ट ग्रोइंग स्पेसेस होती थी। ओके, और हमारा मानना है कि जो लॉन्ग ओनली एफपीआई इंडिया में आता है, जो परफॉर्मेंस फोकस्ड एफपीआई इंडिया में आता है, वो ग्रोथ ढूंढता हुआ आता है। और क्योंकि इन स्पेसेस में ग्रोथ काफी ज्यादा थी, तो अगर आप एक स्टॉक बाय स्टॉक भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इनमें एफपीआई का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे ग्रोथ पहले जैसी रही नहीं, तो जो उनके इन्वेस्टर्स हैं कुछ हद तक नई जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हो। तो यहाँ पे हमको लगता है कि दीज आर नो लॉन्गर टेल विंडेड सेक्टर्स, ओनरशिप थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। तो यहाँ शायद आउटकम्स अच्छी नहीं होंगी। अगर आप हमारा हाउस देखो तो ये दोनों स्पेसेस में हमारा मतलब परसेंटेज निवेश बहुत कम है ना। रियल एस्टेट का आपने कहा, रियल एस्टेट का जो नेगेटिविटी थी वो किसी और वजह से थी।
वो इस वजह से थी कि अगर एआई आई तो रेट सेंसिटिव आपने कहा वो उसका मैंने ज़्यादा डिस्कोर्स नहीं सुना, पर प्रॉब्लम वाज़ कि एआई आएगी और हमारे यहाँ जो सर्विसेज की जॉब्स हैं उस पे इम्पैक्ट होगा। दिस इज़ द हाईएस्ट पेइंग पार्ट इन द मार्केट एंड अगर यहाँ इम्पैक्ट हुआ तो फिर घर जो कि एक महँगी चीज़ है, खरीदेगा कौन? अब उसमें आउटलुक इम्प्रूव हुई है। एक तो अब लोगों की समझ में आ रहा है कि शायद एआई विल बिकम अ टूल एंड पीपल विल हैव टू लर्न अ न्यू स्किल बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अगर हम बैंगलोर, हैदराबाद में देखें तो शायद एआई की जॉब्स are in plenty and they pay more than software services jobs, so that is one. And second, हमारी रुपी डिप्रिशिएट हो गई है और किसी भी एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एक सिग्निफिकेंट, एक बड़ा सिग्निफिकेंट परसेंटेज इज ऑफ एनआरआईज। तो भाव कहीं गए नहीं हैं और एनआरआई के लिए वो 10% सस्ता हो गया है, शायद उससे भी ज्यादा अगर आप 1-2 साल का पीरियड देखें तो। तो हमको लगता है कि कुछ हद तक जो बाहर के बायर्स हैं दे में जस्ट गेट अट्रैक्टेड अ टैग मोर, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आप देखोगे द इम्प्रूवमेंट इन दिस स्पेस हैज़ कोइंसाइडेड विद रूपी डिप्रिसिएशन आल्सो। ओके अच्छा प्रतीक जी, आपने आईटी पे अपना व्यू रखा, आपने बैंक्स पे, फाइनेंशियल्स पे भी व्यू रखा अपना। थोड़ा सा आ रहा हूँ डिफेंसिव्स की तरफ, एक और थी डिफेंसिव्स की, और उसमें भी फार्मा में भी आज हेल्थ केयर में हॉस्पिटल स्टॉक्स में एक सब्सटेंशियल बाइंग है। ये वो स्पेस था जिसने पूरे के पूरे सन 2022 से लेकर 25 तक अच्छा पैसा बना के दिया। उसके बाद मेरे ख्याल से 25-30% का प्राइस डैमेज था अक्रॉस द ऑल, आई मीन हॉस्पिटल स्टॉक्स। आज बाइंग अच्छी है, लुक एट मैक्स, फोर्टिस। आपका टेक इस स्पेस पे क्या है सर? तो अगर आप हमारे हाउस के प्राय सारे फंड देखोगे आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल दिख जाएगा। दिस इज अ स्पेस व्हिच इज इन डिमांड। आई कीप ऑन सेइंग कि यू नो अगर आपको वाकई में जरूरत पड़ी तो मोस्ट ऑफ द बिगर सिटीज यू वोंट बी एबल टू रीच वन। तो इतनी डिमांड है, इतनी जरूरत है, मतलब गुड़गांव में शायद पहुंच जाओगे, हैदराबाद में शायद पहुंच जाओगे, बाकी जगह पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जरूरत है, तो लंबे समय की ग्रोथ इज डेफिनेटली देयर। पर ये जो है एक केपेक्स इंटेंसिव स्पेस होती है, एक अस्पताल बनता है उसको फिल करने की टाइम होती है। एक आपने नई यूनिट बनाई तो उसमें कुछ समय जाता है जबकि नंबर स्टैग्नेट करते हैं। तो जो बीच का एक आपने लल पीरियड बोला वो वैसा लल पीरियड था, अब शायद वो पीछे जा रहा है, आगे फिर आपको करीबन करीबन 20% की ग्रोथ शायद पूरी स्पेस ही दे पाए। तो हमें लगता है कि यहाँ पे आउटकम्स कैन बी बेटर। डिफेंसिव भी है, इसको बाहर जो भी हो रहा है अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए, पर अगर मान लीजिए चलता रहता है तो हॉस्पिटल वाले क्षेत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरीके से डिफेंसिव भी है, डिफेंसिव विद गुड ग्रोथ। तो आप देखोगे कि हमारे कई सारे फंड्स में अलग अलग नाम है अस्पतालों के, सब 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 इंक्लूडेड। प्रतीक जी, आप मेटल्स के साथ क्या कर रहे हैं अभी, और आपके फंड्स में मेटल्स की पोजीशनिंग क्या है इस वक्त? मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ अभी भी ये वो इंडेक्स है जो अपने करियर हाइस पे ट्रेड कर रहा है अलॉन्ग विद फार्मा। एक वर्टिकल राइज दिखा है इनफैक्ट हमने, तो अगर आप मार्च, अप्रैल, मई में देखें अब तक सो फार, मेटल्स में आपकी पोजीशनिंग कैसी है? देखिए, हम ग्रोथ इन्वेस्टर हैं और जब हम ग्रोथ इन्वेस्टर अपने आप को कहते हैं तो हमारा स्टार्ट पॉइंट वॉल्यूम ग्रोथ से होता है। मेटल्स में प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, बट उसका रीजन इज मोर मार्जिन एक्सपेंशन, प्राइस रिलेटेड है, तो वो सेकेंड ऑर्डर पर। अगर आप हमारे हाउस में देखोगे तो जो लोअर ग्रोथ की स्पेसेस हैं, मैंने आईटी बैंक्स की बात की, मेटल्स इंक्लूडेड, एफएमसीजी इंक्लूडेड, ये प्राय जीरो हैं। या आप समझ लो इंडेक्स के मुकाबले बहुत कम है। तो जो भी हमारी परफॉर्मेंस है इज इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी मेटल एक्सपोजर ओवर लास्ट 2 इयर्स, ओवर लास्ट 3 इयर्स। तो हम इधर नहीं जाते। जो हमारे इन्वेस्टर हैं शुड नॉट एक्सपेक्ट अस टू गो देयर। इट्स ऑफ आवर लार्ज कैप फंड जहाँ पे केवल
100 नामों में 80% इन्वेस्ट करना होता है, उसको छोड़ दीजिए तो आपको प्राय नहीं दिखेगा। So this is how it is, but I agree there is a lot going for metals. शायद स्पाइक ज़्यादा हो गई है, बट फिर भी there is a lot going for metals. प्रतीक जी, एक स्पेस जिसने बहुत कमाल किया है वो है आपकी स्पेस। कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स लगातार ऑल टाइम हाई इन स्टॉक्स में। और ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था कि क्या ये एक कंपाउंडिंग स्टोरी है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो ऐसा लग रहा है, मगर इन लेवल्स पर अभी फंड्स में क्या आप पॉजिटिव हैं इन स्टॉक्स को लेकर? दिस इज अ स्पेस क्योंकि हम काफी पॉजिटिव रहे हैं। हमारे सारे फंड्स में कोई ना कोई कैपिटल मार्केट का प्ले आपको मिलेगा, कहीं एक्सचेंजेस, कहीं ब्रोकर्स, कहीं फंड मैनेजर्स। दीज आर दी थ्री स्पेसेस मोर रिप्रेजेंटेड इन द हाउस। को लगता है सारी जगह ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की शुरुआती दौर है। इसमें समझने का तरीका बड़ा सिंपल है कि जैसे-जैसे इंडिया में पर कैपिटा बढ़ेगी, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती जाती है और आप जो एक अनसर्टेन आउटकम वाली चीज़ है वर्सेस बैंक डिपॉजिट जहाँ पे सर्टेन आउटकम्स होती हैं। तो आप एक रिस्की एसेट क्लास में इन द होप, इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग बेटर रिटर्न्स आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। अगर हिस्ट्री भी देखें तो पहले हमारे यहाँ पर कैपिटा शायद जो 4 मेट्रो होते थे पुराने ज़माने के, वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टर मिलते थे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात जैसे जो अमीर प्रदेश हैं, वहाँ के इन्वेस्टर आए। अब जैसे-जैसे पर कैपिटा बढ़ रही है, जो हमारा हिंटरलैंड है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ के भी इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो ये जो अब दौर है, ये इंडिया का मेनस्ट्रीम इन्वेस्टर अब बाजार में आने लग गया है। सिस्टम प्रोसेसेस बहुत अच्छा है, ईज़ ऑफ कमिंग इन, गोइंग आउट वेरी ईज़ी। तो ये तो हमको लगता है कि लंबे समय की ग्रोथ इसमें रहेगी एंड मोस्टली पीपल विल बी सरप्राइज्ड विद द ग्रोथ। में क्या है कि एक्सपेक्ट करना और एक मॉडल में बिल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली पीपल विल बी सरप्राइज्ड विद द ग्रोथ। इसमें एक और चीज़ जो हो रही है वो ये कि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी, वो शायद कम हो रही है। जैसे एक्सचेंजेस है वहाँ तो स्टेबल हो गया, 2 थे, 2 हैं। एक कमोडिटी था, शायद एक और कुछ आ जाए, वो स्टेबल सी है। ब्रोकर्स में जहाँ पहले एक बहुत लंबी लिस्ट होती थी ब्रोकर्स की, वो काफ़ी सिमट गई है, काफ़ी कंसोलिडेशन हो गया है। तो एक जो और तरीका है सोचने का वो ये कि जिन स्पेसेस में आप कंसोलिडेशन देखते हो, वहाँ पे आप देखोगे और ग्रोथ है, तो एक तो ग्रोथ सरप्राइज़ करेगी और शायद जो वैल्यूएशन आप देते हो वो हिस्टोरिक रेंज से ज़्यादा देने लगो। ऑलराइट प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं।